फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विकासात्मक परिवर्तन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। देखिए ये बात जो है यहाँ पर कहना गलत होगा, क्योंकि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है ना, ये सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक नहीं होता है, अलग अलग होता है ना। क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या अलग संस्कृति से आता है, अलग समाज से आता है। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखा है। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता है। देखिए जो विकास है वो क्या कभी रुकता नहीं है, जब माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारे मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है चलता रहता है, यानी क्या निरंतर प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है और एक आयामी होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, स्पायरल वे में होता है ना। यानी कि जटिल प्रक्रिया है और एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। जो विकास के क्षेत्र होते हैं PCSC, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और सोशियो इमोशनल सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो ये विकास के क्या है, क्षेत्र है। यानी विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, कई आयामों में जो है हमारा विकास होता है। हमारा शारीरिक विकास होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया, यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। विकासात्मक परिवर्तन क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट है। हमारे अंदर जो भी परिवर्तन है वो किस वजह से, या तो हमारी आनुवंशिकता की वजह से, या तो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, वातावरण की वजह से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टिप आपका यहाँ पर स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए स्थूल यानी कि जो है ग्रॉस मोटर स्किल आपकी क्या होती है, और एक होता है फाइन यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल आपका क्या होता है। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल आपकी क्या होती है, जिसमें कि हम किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि आर्म्स की मसल्स, लेग की मसल्स, ठीक है। तो वो होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होती है आपकी, जिसमें कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो फिंगर की मसल्स हो गई है ना। चित्र बनाते हैं तुम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का मसल का यूज़ करते हैं। जैसे सुई में अगर हम धागा पिरोते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर किस मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यही आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, भागना। देखिए भागना क्या हो जाएगा, इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी। तो ये क्या होगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होगा, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण होगा, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। जबकि चित्र बनाना, देखिए जब हम चित्र बनाते हैं तो जो छोटे छोटे फिंगर होती है हमारा, हम उनका यूज करके पेंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक यानी कि फाइन मोटर स्किल जो है आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर दे रखा है। अगर बात करें निचोड़ने की, तो इसमें क्या होगा आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल। बट यहाँ पर हमें पहले क्या बताना था, स्थूल गत्यात्मक कौशल, ठीक है। पकड़ने में भी आपका, जैसे कि आप बॉल पकड़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपके फाइन मोटर स्किल का यूज़ होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। RD तिरछी रेखाएं बनाना, तो देखिए जब पेंसिल से आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, आपके फाइन मोटर ही स्किल जो है आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। और देखिए ताली बजाना हो गया, चलना हो गया, ये क्या है, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है ना। तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। फर्स्ट क्या दे रखा है, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों से नकल सीखना शुरू किया है। देखिए ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था होती है ना, इसकी एज कितनी होती है। बाल्यावस्था को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका पूर्व बाल्यावस्था है ना, जिसकी एज कितनी होती है, 2 से 7 साल का बच्चा होता है। और मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें 7 से 12 साल का बच्चा होता है। अब 7 से 12 साल का बच्चा थोड़ी ना नकल करता है ना। जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जैसे कि जो 2 साल तक का बच्चा होता है, वो नकल से चीज़ों को सीखता है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, है ना। हमें क्या बताना है, मध्य बाल्यावस्था। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। देखिए जो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा, है ना। जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगा। 7 से 12 साल का बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो ये भी आपकी गलत है। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, है ना। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है।
अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो वो क्या करता है, सकारात्मक खेलों में सम्मिलित होता है, बट यहाँ पर दे रखा है सम्मिलित नहीं हो सकती। यहाँ पर फोर्थ ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, यही क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है। जब 7 से 12 साल का बच्चा होता है तो वो क्या कर पाता है, लॉजिक कर पाता है, तर्क कर पाता है और चीज़ों का जो है संरक्षण कर पाता है, कंजर्वेशन कर पाता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये जीन प्याजे की थर्ड स्टेज है ना, जिसमें बच्चे क्या कर लेता है, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ठीक है, और एक सीक्वेंस में जो है चीज़ों को क्रम में लगा लेता है, संरक्षण कर लेता है, क्लासिफिकेशन चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, ठीक है, और सीरिएशन यानी एक व्यवस्थित क्रम में लगा लेता है। और जो प्रियाजी की थर्ड स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी एज कितनी होती है, 7 से 12 साल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है रिलेट करके आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है अजर्शन और रुजन वाला। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। देखिए बात तो आपकी सही दे रखी है ना, बच्चा सबसे पहले परिवार से ही तो चीज़ों को सीखता है, चाहे आपका व्यवहार हो गया, मूल्य हो गया, फिर जीवन के मानदंड हो गए। तो ये बात तो आपकी सही दे रखी है। परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखिए ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, जो कारण है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि सबसे जो पहला बच्चे का समाजीकरण है वो कहाँ से होता है, उसके परिवार से ही तो होता है। तो परिवार क्या होगा, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होगा, बट यहाँ पर दे रखा है द्वितीय कारक है, तो इसलिए कारण जो है गलत दे रखा है, यानी ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे। ध्यान रखिएगा, समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारक क्या होता है, फैमिली, परिवार, है ना, क्योंकि बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है ना। उसके बाद जो है अपने विद्यालय से हो गया, मीडिया से हो गया, समाज से हो गया, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके द्वितीय कारक होते हैं। बट फैमिली जो है हमेशा ही आपकी क्या होती है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ना। अब देखिए क्या दे रखा है, शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। देखिए तर्क आपका कहाँ पर आएगा, जब बच्चा 7 से 12 साल का होगा, है ना। तो शैशवावस्था का तो बच्चा तर्क कर नहीं पाएगा, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है ना। देखिए जो जीन प्याजे की स्टेजेस है ना, उन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन बना है आपका। देखिए जब बच्चा प्याजे की सेकंड स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 2 से 7 साल का होता है, तब वो निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ नहीं करता है। वो कब करता है, प्याजे की फोर्थ स्टेज, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो वो करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो प्याजे की थर्ड स्टेज होती है, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 12 साल का होता है। इसमें क्या कर लेता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, संरक्षण कर लेता है, ठीक है, और एक चीज़ और कर लेता है, क्रम में चीज़ों को लगा लेता है ना, एक सीक्वेंस में चीज़ों को क्रम में लगा लेता है। तो यही बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करते हैं। तो देखिए जो अनुकरण है बच्चा कब करता है, शैशवावस्था में ही करना प्रारंभ कर देता है, बट यहाँ पर दे रखा है प्याजे की फोर्थ स्टेज में करता है ना। ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा क्या कर लेता है, निगमनात्मक कर लेता है, ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क वगैरह जो है बच्चा कर लेता है, जो थ्योरीज होती हैं उनको सॉल्व कर लेता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती हैं उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जो प्याजे हैं जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या कहते हैं, ठीक है, स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की जो खोज की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम, साम्यीकरण, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशन समायोजन के बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। समावेशन क्या होता है, जब हम अपने एग्जीक्यूटिव स्कीमा में, है ना, जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका असिमिलेशन, समावेशन। और उसके बाद में समायोजन क्या होता है, जब हम अपनी स्कीमा में कोई चीज़ मॉडिफिकेशन के साथ में, चेंज के साथ में, संशोधन के साथ में ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका समायोजन होता है ना। स्कीमा मैंने आप लोगों को बताया ही कि हमारे माइंड में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज वे में ज्ञान की संरचनाओं का क्या होता है, पैकेज होता है ना। जैसे कि हम अलमारी में कपड़े सजा कर करके रखते हैं, वैसे ही क्या होता है हम अपने माइंड में
सारी चीज़ों को अलग अलग जो है सजा करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, जो ज्ञान की संरचनाएं होती है। तो यही बात आपके जीन प्याजे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समावेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और समायोजन दोनों ही पूछा जाता है, और इसमें जो है वृत्तियों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। फर्स्ट क्या दे रखा है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिन्हें वे कार्य समृद्ध है, जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। देखिए यही बात कौन कहता है, आपके ले वाइगोस्की कहते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चा स्वयं चीज़ों को कर सकता है। बच्चे के अंदर क्या है, जो सीखने की कैपेसिटी है वो है, ठीक है, मतलब सीखने की क्षमता है, बच्चा खुद जो है चीज़ों को सीख सकता है। बट जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर उसको समस्या हो रही है, वहाँ पर हम क्या करें, उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर दे, थोड़ी सी सहायता दे दे उसको, है ना। तो इसी चीज़ को उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, स्कैफोल्डिंग का, है ना। संकेत देना, इशारा देना, ये क्या होता है आपका स्कैफोल्डिंग होता है ना। जैसे कि अगर कोई बच्चा साइकिल स्टार्टिंग में चलाना स्टार्ट करता है तो क्या करते हैं लोग, पीछे से पकड़ के रखते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्केप होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, है ना, ताकि बच्चा खुद जो साइकिल चलाना वो सीख जाए, है ना। तो थोड़ी सी हेल्प के साथ में किसी चीज़ को बच्चा खुद सीख सके, यही बात कौन कहता है, आपके ले वाइगोस्की कहते हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, है ना। ले वाइगोस्की ने किसकी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चरल जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए क्या दे रखा है, वाइगोस्की बच्चे को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। तो ये तो जॉन लॉक देखते हैं, है ना। कोरा कागज नहीं, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। देखिए ये वाइगोस्की ने प्रस्तावित नहीं किया, ये जीन प्याजे ने कहा है। तो ये बात भी आपके यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, फर्स्ट वाला ऑप्शन, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका किसी संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची को जिक्सा पहेली बनाने में सहायता करती है, इशारे व संकेत देती है। देखिए मैंने यही चीज़ अभी आप लोगों को बताई। अगर टीचर क्या कर रहा है, संकेत या फिर इशारा दे रहा है किसी प्रकार का, जब बच्चे को सीखने में कोई चीज़ का जब बच्चा जो है सीखने में किसी चीज़ में समस्या महसूस कर रहा है, तो वहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, इशारे दे रहा है। तो इसी चीज़ को ले वाइगोस्की आपकी क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहते हैं। अभी जो आपका 21 जनवरी का सीटेट का एग्जाम हुआ था, इसमें क्या दे रखा था, पाड़ का नाम आलम्बन, है ना। तो आपको हिंदी वाले नाम से जो है थोड़ी सी दूरी बनानी है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए आप क्या देखेंगे, इंग्लिश वाले वर्ड को जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग, बट हिंदी में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, पार, ढांचा, ठीक है। इस बार तो इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, आलम्बन दे दिया, है ना। तो इसलिए जो है अगर आप हिंदी सिर्फ और सिर्फ देख करके जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं इसका आंसर कैसे दूँ। तो इसलिए आपको इंग्लिश वाले वर्ड को देख करके आना है, स्कैफोल्डिंग, वहाँ पर सेम एज इट इज देखने को मिलेगा आपको स्कैफोल्डिंग, बट हिंदी में देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है नाम इन्होंने चेंज कर रखा है। क्वेश्चन एक ही पूछेंगे, अलग तरीके से घुमा करके पूछेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन की ये बात करते नहीं है, उद्दीपन के बाद आपके व्यवहारवादी लोग करते हैं, अनुसरण की बात ये नहीं करेंगे, स्वतंत्र खोज की जो है ये बात नहीं करेंगे। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, पाड़ की स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है, अभी कथन देखिए क्या दे रखा है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगतवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। देखिए ये बात जो है कहना आपका बिल्कुल गलत होगा। जो बाल केंद्र शिक्षा होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीला होती है ना। यानी जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसको जो है चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। व्यक्तिगतवादी नहीं होती, इसमें शिक्षक और छात्र क्या होता है, दोनों ही एक्टिव होता है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और निरंतर होता है, नहीं, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो खुद एक्टिव हो, खुद सक्रिय हो, खुद जो है चीज़ों को करके सीखे। तो दोनों ही बातें आपकी क्या दे रखी है, गलत दे रखी है। अजर्शन और रिजन दोनों ही आपका क्या है यहाँ पर गलत है। तो ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षिका
पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। देखिए शिक्षिका जब नियंत्रण करे क्लासरूम को तो वो क्लासरूम आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, नहीं अधिकतम होता है तो ये आपकी प्रगतिशील कक्षा हो जाती, बट बच्चा क्या है यहाँ पर निष्क्रिय है एक तरीके से, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यही बात क्या आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। हमें आकलन कैसे करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय करना, ये सारी चीज़ आपकी गलत है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है ना। देखिए अगर बात करें जो लॉरेंस कॉल्वर है जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं और कितनी स्टेज दी है, 6 जो है स्टेज इन्होंने बता रखी है। अगर देखिए जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो नियम है वो चेंज कर हो सकते हैं ना, तो ये सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत तो आएगा नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो ये तो कोहलवर की लास्ट स्टेज होती है, तो इसमें भी बच्चा नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। किसमें आएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों की पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है ना। अब देखिए क्या दे रखा है, डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान है ना, खुद की पहचान करना, खुद के बारे में जानना, ये किस व्यक्ति के अंतर्गत आदि, जिस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि अंतः व्यक्तिक जो है इंटेलिजेंस होती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी में आपको इन नाम में जो है कन्फ्यूजन होंगी, इंग्लिश में याद रखिएगा इंट्रा, ठीक है। इंट्रा अगर आपको दे दे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में चिंतन करना, स्वयं के जो है अस्तित्व के बारे में जानना, स्वयं के जीवन के अर्थ के बारे में जानना। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में बता सके है ना, कि दूसरों के स्वभाव, मनोदशा, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, जो किसके अंदर होती है, आपकी मनोवैज्ञानिकों के अंदर होती है ना। और इंट्रा की बात करें तो जैसे आपके गौतम बुद्ध हो गए, जिन्होंने कि खुद के बारे में जाना, खुद की खोज की है ना। तो आपका यहाँ पर कौन सा होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, बुद्धि एक आयामी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है ना, बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या दे रखा है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए जो बच्ची है वो किस चीज़ को यहाँ पर जो है क्या प्रदर्शित कर रही है, जो उसने अपने परिवार में सुना है, समाज में सुना है ना, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को, जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही है, और जो बच्चा देखेगा वही वो चीज़ को सीखेगा है ना। तो बच्ची ने पहले से ही देख रखा है कि जो लड़कियाँ होती है वो क्या होती है, कार से नहीं खेलती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं, गुड्डों से खेलती है, लड़के कार से खेलते हैं। तो यही चीज़ क्या कर रही है बच्ची यहाँ पर बता रही है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को, है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना। देखिए जेंडर भूमिका में लचीलापन, लचीलापन नहीं यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, जेंडर प्रासंगिकता, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। जेंडर प्रासंगिकता तो तब होता है जब हम लड़कों को भी जो है गुड्डो गुड़ियों से खेलने देते हैं, लड़के भी रो सकते हैं, लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी जो है बाहर का काम कर सकती है, यानी जो समाज में पहले से धड़ाई चल रही है इनको, इनके अपोजिट कार्य करना है ना, इनको एक तरीके से तोड़ना। तो ये क्या होता है आपका जेंडर भूमिका में लचीलापन। लेकिन ये आपका यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी, है ना। मानकीकृत और कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। देखिए हमें फिक्स्ड करिकुलम का पालन नहीं करना, हमें क्या चाहिए, करिकुलम में लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, है ना। देखिए प्रत्यक्ष निर्देश, ठीक है, हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा।
कक्षा में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना जो है पैदा करना, ये तीनों की तीनों बात की आपकी क्या दे रखी है यहाँ पर, गलत दे रखी है। फोर्थ क्या है, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, यही बात क्या आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। जो विभिन्नताएं हैं इसको एक अभाव के रूप में नहीं देखना है, इसको क्या देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, भाषाई विभिन्नता है, सामाजिक विभिन्नता है, उसकी संस्कृति में जो विभिन्नता है, इवन उसके अंदर खुद भी जो है क्या व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इसको क्या करना है, एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है, एक संसाधन के रूप में यूज करना है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना आपके एग्जाम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। नहीं, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं, ये भी बात आपकी गलत दे रखी है, मैंने आप लोगों को भी बताया। ठीक है, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। देखिए यही बात क्या आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, यही बात क्या कहती है आपकी एनईपी कहती है, जो मूल्यांकन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना, देखिए लेबलिंग करना, रैंक देना, नामांकित करना, ये क्या होते हैं आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, तो हमें ऐसे ऑप्शनों से दूर रहना है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। देखिए हमें विद्यार्थियों को अलग थलग नहीं करना, उनका समूह नहीं बनाना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, देखिए यही बात क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका क्या करें, हम सम्मान करें और ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या अपने आप में यूनिक है, अनोखा है, दूसरे बच्चे से अलग है, और प्रत्येक बच्चे को जो सीखने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। तो ये आपकी बात यहाँ पर सही है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, ये बात देखिए सिर्फ और सिर्फ विशेष विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, हमें सभी बच्चों को जो है इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यही क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। हमें सभी बच्चों को जो है समाहित करके एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है। ठीक है, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िबद्धता बनाना, रूढ़िवाद बनाना, तो ये बात भी आपकी गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। देखिए पठन वैफल्य आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है ना। जैसे कि बी को क्या करेगा, वो डी पढ़ेगा, वॉच को क्या करेगा, वो शाह पढ़ सकता है। ठीक है, चीज़ों को क्या कर सकता है, वो रिवर्स पढ़ता है। तो ये आपकी क्या होती है डिसलेक्सिया, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को जो है 12 लिख देना, तो ये क्या होता है आपका डिसलेक्सिया होता है। अब देखिए जो बच्चा पढ़ेगा गलत, वो लिखेगा भी गलत ही है ना, तो इसलिए आपका ये डिसलेक्सिया होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी होते हैं उनको यही वाली प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया होती है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र में चुनौती से की जा सकती है, तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती नहीं, ये बात जो है कि आपके यहाँ पर गलत दे रखी है। जो बच्चे के अंदर स्वाधीनता है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे जो है पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करके उसको देना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए क्या दे रखा है, सूचना को याद करने में रखने में चुनौती, याद करना तो आपको क्या होता है निगेटिव वर्ड होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, ये सारी चीज़ आपकी गलत है, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, सुलभ और संरचना इमारतें, है ना। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें एज पर नीड। ठीक है, यही क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कहती है, इक्विटी की बात करती है ना, समानता की बात नहीं करती है, क्षमता की बात करती है। समता क्या होता है, एज पर नीड, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अगर बच्चा क्या है दिव्यांग है, तो हम क्या करें, जो इमारतें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज लाएं, उसमें परिवर्तन करें, लिफ्ट लगा दे बच्चे के लिए, है ना। तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट दे रखा है। विद्यार्थियों का अलगाव, देखिए अलग थलग सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, ये क्या होते हैं आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, नहीं, शिक्षकों का
जो है पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की प्रत्येक जो बच्चा है वो शिक्षक के लिए क्या है, ठीक है, समान है। बच्चों में जो है भेदभाव शिक्षक को नहीं करनी है, तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, देखिए जब बच्चा दिव्यांग है, अगर उसके प्रति आप दया सहानुभूति की भावना प्रकट करेंगे तो ऐसे में बच्चे के अंदर क्या होगी, हीन भावना उत्पन्न होती है ना। तो सहानुभूति दया जो है नहीं दिखानी है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिक वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक है। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, देखिए कम करना दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, तो ये भी आपका जो है गलत है। उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना नहीं, हमें क्या करना है, इन सबको बढ़ावा देना है, बट यहाँ पर कम करना दे रखा है, तो ये तीनों ही बातें आपकी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना, 1 मिनट। देखिए इसमें ना आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दे रखा था आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं ना। यहाँ पर खतरों को कम करने की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल कर व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। देखिए अनुकरण करके तो बच्चा सीखेगा नहीं, नकल करेगा तो क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। व्यवहारवादी उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। प्रतिपादक शिक्षण, देखिए ये भी जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रतिपादित शिक्षण क्या होता है, बस एक तरीके से रट लेना और उसी को जो है अपना बता देना। सामाजिक संरचनावादी, इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है, समूह में कार्य करेगा, एक तरीके से चर्चा करेगा, वाद विवाद करेगा, ठीक है, तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या करेगा, स्वयं पहल करेगा और चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखेगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर आधारित, ये तो हो गया है ना। सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम कब होता है, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, यानी रट देना, एक तरीके से रट कर बता देना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। देखिए सार्थक अधिगम तब नहीं होता है, तब होता है कब होता है आपका, जब हम उसको संदर्भ में पढ़ाते हैं चीज़ों को, तो ये ऑप्शन भी याद नहीं होगा, क्योंकि दे रखा है गैर संदर्भित किया जाना। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को निरंतर करते हैं। देखिए निरंतर करना क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, हमें अधिगम को निरंतर नहीं करना है, बच्चों को खुद सीखने के मौके प्रोवाइड करने हैं। विश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया सम्मिलित है, ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। जो सार्थक अधिगम होता है वो कब होता है, जब विश्लेषण करे बच्चा, जो है चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखे, एक तरीके से खोज करे। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब बच्चा दिशाओं में सोचे, है ना, एक ही समस्या के कई सारे जो है समाधान वो बता पाए, समस्या समाधान कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका सार्थक अधिगम होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। देखिए संरचनात्मक समझ पर बल, इसकी तो वकालत करती है, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं करती है, किसकी बात करती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, है ना। ये व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित है ना, प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग है, तो हमें वो क्या करना चाहिए, उसका अलग अलग तरीके से मूल्यांकन भी करना चाहिए, तो योगात्मक मूल्यांकन पर बल नहीं देती है। पाठ्यक्रम को सीमित करने की बात करती है, न कि वृद्धि, तो बी और सी तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। देखिए इसमें भी बी और सी दे रखा है, इसमें भी आपका जो है बी और सी दे रखा है, ठीक है। ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर पूछा है किसकी वकालत नहीं की गई है ना, तो ए आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि संरचनात्मक समझ पर बल इसकी तो वकालत करती है, तो ए आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ठीक है। प्रौद्योगिकी में कमी, देखिए प्रौद्योगिकी में कमी नहीं, बढ़ावा की बात करते हैं, तो बी और सी और डी, ठीक है, तीनों की ही वकालत जो है नहीं करती है, कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है, यहाँ पर क्या पूछा था, किसकी वकालत नहीं की गई है, तो आपका यहाँ पर जो है फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों की ही वकालत आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो है वो नहीं करती है ना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, तो ये तो आपका होगा नहीं। रटकर याद करने पर बल देना, ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, तीनों ही बातें आपकी यहाँ पर क्या है, गलत दे रखी है, ठीक है।
भय पैदा करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। याद करना निगेटिव वर्ड होता है। और निष्क्रिय, ये भी क्या होता है आपका, निगेटिव वर्ड होता है। यहाँ पर फोर्थ ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी एनईपी है या फिर एनसीईआरटी वो क्या कहती है, हमें बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके उसको चीज़ें सिखानी है, यानी पूर्व ज्ञान से जो है रिलेट करके चीज़ें सिखाना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना है ना, रियल लाइफ से जो है जोड़ करके चीज़ें उसको सिखानी है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। रटने और याद रखने की बहुत सारी विषय वस्तु देना, तो मैंने आप लोगों को बताया रटना जहाँ पर भी आ जाए, याद करना आ जाए, आपका क्या होता है, गलत होता है। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। नहीं, जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होती है, ठीक है, वो गलत धारणाएं बना लेते हैं, तो इनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, है ना। ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और आकलन के अवसर देना, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही से रखी है। जो बच्चे की भ्रांतियाँ होती है, जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके अवसर, ठीक है, इनके अवलोकन हेतु क्या करना चाहिए, बच्चे को अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं, वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, देखिए अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। देखिए प्रतियोगिता तो बच्चों में करानी नहीं है ना, कंपटीशन नहीं कराना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वेधन और अभ्यास एक तरीके से क्या हो गया, आपका रोड मेमोराइजेशन हो गया, है ना, जो कि आपकी एनईपी और एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दंड तो बच्चे को देना ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे। हमें अपना राइट आंसर पता चल गया, चर्चा और संवाद, है ना, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, चीज़ों के बारे में चर्चा करेगा, संवाद करेगा, तो एक तरीके से उसका जो सामाजिक कौशल है बेहतर होगा, है ना, जो उसकी संरचनात्मक समझ है वो क्या होगी, बेहतर होगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है, ये सारे आपके हो गए हैं। देखिए ये क्या है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश की को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, देखिए क्षमता स्थायी नहीं होती है, हम इसको समय के साथ क्या कर सकते हैं, जो है बढ़ा सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही तरह की है। अगर बच्चा क्षमता को स्थायी मानेगा तो फिर वो कुछ सीखेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि मैं कुछ सीख ही नहीं सकता, है ना। तो क्षमता क्या होती है, वृद्धिशील होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाए, प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर आपका सेकंड सही है। प्रतिस्पर्धा, हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं करानी है, हीनता की भावना नहीं उत्पन्न करनी है, सारी चीज़ आपकी गलत दे रखी है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, लिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या पूछा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्या उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, तो देखिए जब बच्चा दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करे, पुरस्कार पाने के लिए किसी कार्य को करे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, यानी बाहरी अभिप्रेरणा के लिए जो है किसी कार्य को कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्या पूछा है, बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, देखिए ये क्या आपके इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो यही आपके बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जब बच्चा अपनी रुचि के लिए जो है किसी कार्य को करे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को करे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी क्या होता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका जो कारण है वो बाहर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बाहर अभिप्रेरणा होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जब किसी कार्य को करने के लिए कारण जो है वो अंदर होता है, खुद के अंदर होता है, हम अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं, अपनी जिज्ञासा के लिए कार्य करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन होता है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन जो है आपके गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट है, डैश के उपयोग में विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा अगर, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होगी, देखिए ये बात आपकी गलत रखी है। अगर शिक्षार्थी केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा, तो जो विद्यार्थी की उपलब्धि है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, तो ये भी बात आपकी गलत दे रखी है। सामाजिक सहयोग वृद्धि, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है ना। अगर जो है सामाजिक सहयोग के उपयोग में विद्यार्थियों की उपलब्धि होने की जो संभावना है वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। अगर बच्चा जो है सामाजिक सहयोग से चीज़ों को सीखेगा, चर्चा करके, संवाद करके, तो जो उसकी उपलब्धि उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि इससे में बच्चे की जो
संरचनात्मक समझ है वो अच्छी होगी, सामाजिक कौशल उसके अच्छे होंगे, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक बहिष्कार सुधार, देखिए बहिष्कार दे रखा है आपका यहाँ पर गलत। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई और, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर किए हुए हैं ना, हैंड रिटन नोट्स है आपके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप जो है उन नोट्स को ज़रूर रीड करिए। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वो नोट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई पेड वगैरह ना करना है, चार्ज करना है, नहीं, आपको बिल्कुल फ्री नोट्स मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाए उनके लिए जो है ये नोट्स आपके बेस्ट हैं। तो आप जो है एक बार इन नोट्स को खुद पढ़ें और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आपके जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और आपको इन नोट से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैंने एसएसटी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट का नहीं सेंड किया, बाकी सभी सब्जेक्ट के जो है आपके सेंड कर रखे हैं। सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे के सारे नोट्स जो है मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। तो आप लोग एक बार जो नोट्स को ज़रूर रीड करें, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।